देखो आज जो आपका जो टॉपिक है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर को। ट्रांसफॉर्मर का हमने क्लासिफिकेशन देखा, ट्रांसफॉर्मर के प्रकार देखे, ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या विशेषताएं होती है, ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज किया जाता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। ट्रांसफॉर्मर की कल हम जो पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मर के भाग, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ समीकरण। जो ट्रांसफॉर्मर आपका ईएमएफ समीकरण का मतलब होता है, जो ट्रांसफॉर्मर आपका इनपुट सप्लाई लेता है और आउटपुट में देता है। इनपुट में कितनी सप्लाई लेगा और आउटपुट में कितनी देगा, वहाँ जो ईएमएफ समीकरण बनता है। ट्रांसफॉर्मर की हम बात करें, ट्रांसफॉर्मर जो होता है आपका माइकल फेराडे साहब के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है, जिसको हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दिया था। दो परस्पर रखी कुंडलियों में ईएमएफ जनरेट हो रहा था, तो वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। वो म्यूचुअल इंडक्टेंस ही आपका क्या है, माइकल फेराडे साहब का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। उस सिद्धांत के फेराडे का जो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो प्राइमरी टू सेकेंडरी में जो वोल्टेज का ट्रांसफर होता है उसी सिद्धांत के अनुसार होता है। एक और आता है आपका सिद्धांत जिसको हम कहते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम जो होता है वो भी यही है। उसमें जो आपकी प्राइमरी साइड में जो आप सप्लाई देते हैं, उस प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में आपकी जो फ्लक्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, फ्लक्स का वोल्टेज का जो ट्रांसफर हो रहा है, वो लेंज के नियम के अनुसार भी हो रहा है। क्योंकि लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम हमने जो पहला चैप्टर जो पढ़ा था चुंबक वाला, मैग्नेटिज्म जो पढ़ा था, उसमें हमने लेंज का जो नियम है, उस लेंज के नियम को हमने पढ़ा था, जिस कारण से जो फ्लक्स जनरेट होता है वो उसी का विरोध करता है। यही पढ़ा था हमने। तो हम जो ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ समीकरण है वो देख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ समीकरण का मतलब जो आपकी उसमें वोल्टेज होती है, वोल्टेज का मतलब जो करंट जो आपकी सप्लाई है, वो सप्लाई आपकी जो ट्रांसफॉर्मर में थोड़ा ट्रांसफॉर्मर का स्ट्रक्चर बना देता हूं थोड़ा। ये आपका ट्रांसफॉर्मर, हाँ आपकी वाइंडिंग होगी, और यहाँ भी वाइंडिंग। यहाँ ईएमएफ आपको मिलेगा, देखने को आउटपुट वोल्टेज, ये आपके क्या है नंबर ऑफ टर्न किसके। अब ये में आपका यहाँ पे भी ईएमएफ होगा, कौन सा, इनपुट का। इनपुट में आपके पास हमने यहाँ एसी सप्लाई इसको दी, ये एसी सप्लाई में आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है ये आपके सेकेंडरी, यहाँ जो टर्न है ये आपके एन कहलाएंगे, आपके 1, ये आपके 2। बात समझ में आ रही है। ये इस n का मतलब है प्राइमरी की टर्न और n2 का मतलब है सेकेंडरी की टर्न। यहाँ आपका जो ईएमएफ है, ईएमएफ इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, E1, और यहाँ E2, यही चीज है। जब इसको आप सप्लाई देंगे तो यहाँ आपका फ्लक्स जनरेट होगा, जो फ्लक्स आपका म्यूचुअल फ्लक्स जिसको कहते हैं, माइकल फेराडे साहब के जो नियम के अनुसार जो फ्लक्स जनरेट होता है वो n फ्लक्स। ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। इस ट्रांसफॉर्मर आपका यहाँ से सप्लाई आप ले रहे हो और सप्लाई आपको यहाँ प्राप्त हो रही है वो फ्लक्स के माध्यम से। यह है आपका फ्लक्स। बात क्लियर है।
अब इस फ्लक्स में ट्रांसफार्मर हमको माइकल फेराडे साहब के नियम के अनुसार यदि अगर ईएमएफ को जनरेट करना होता है तो उस ईएमएफ के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। जैसा कि देखो आप यहाँ पर ये एसी सप्लाई है, एसी का मतलब साइनसॉइडल प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल आपको पता है सभी को, इस तरह का होता है, यही होता है लहर का। बात क्लियर है? इसको यहां से काट देना और ठीक है। ये आपके पास एसी साइनसॉइडल वेव है जो आपकी प्रत्यावर्ती है, ये धारा ही आपके इधर से इधर आएगी, इसी से हमने ईएमएफ को जनरेट की। ये जो आपकी धारा है यही आपकी इधर से इधर आएगी, इसी को देखना है कि ये आपकी जो वेव है वो कैसे बनी, कैसे आपका ट्रांसफार्मर यहाँ से समीकरण कैसे बनता है, ट्रांसफार्मर आपका सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कैसे स्टेप अप करता है। बात समझ में? अब देखो यहाँ हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। ये पूरा चक्र कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। बात समझ में आ गई? ये यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का 0 डिग्री से 360 डिग्री, 0 डिग्री से 360 डिग्री जो आपकी वेव है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री चलती है। उस चलने में लगा समय क्या है आपका, टी, टाइम, आवर्तकाल जिसको कहते हैं। और ये यहाँ से 0 डिग्री से 360 डिग्री जाने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। और 0 डिग्री से 360 डिग्री में जो वेव बनी है वो आपकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ आपकी ये आपकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ से 0 डिग्री से जब हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में घुमाते हैं तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। हमने जो फेराडे का जो नियम पढ़ा था उसमें 3 डेफिनेशन पढ़ी। यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को घुमाएंगे तो भी ईएमएफ जनरेट होता है, या फिर कंडक्टर को स्थिर रखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को घुमाएंगे तो भी ईएमएफ जनरेट होता है। आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, जिस मटेरियल में आपका फ्लक्स उत्पन्न होता है उसको भी स्थिर रखा है और आपने कंडक्टर को भी स्थिर रखा है, लेकिन उसमें बहने वाला जो फ्लक्स है वो भी क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, तो भी आपका ईएमएफ समीकरण, ईएमएफ आपका जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो माइकल फेराडे साहब की जो तीसरी स्थिति है, तीसरी जो परिभाषा है उस हिसाब से वहां पर ईएमएफ जनरेट होता है। अब देखो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है इसमें ना तो देखो आपका कंडक्टर घूम रहा है, कंडक्टर आपका इसका ही है, ना ही जिसमें आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स वाला जिस मेटल में आपका, जिस पदार्थ में, जिस धातु में आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ना तो वो मेटल आपका पदार्थ आपका घूम रहा है, सिर्फ उस पदार्थ में आपका फ्लक्स रोटेट कर रहा है। तीनों में से एक चीज आपकी रोटेट होनी चाहिए, फ्लक्स, कंडक्टर, ये दोनों चीज होनी चाहिए। लेकिन उन दोनों के बीच में यदि अगर ईएमएफ जनरेट करना है तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो जरूरी है। अब चाहे आप फ्लक्स को घुमाओ चाहे कंडक्टर को घुमाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ से 0 डिग्री से अब जब यहाँ पर जाओगे तो फ्लक्स ही होगा ये, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये होगा फ्लक्स। अब हमें पता है यहाँ से, और ये आपका ये 270 डिग्री, यहाँ पॉजिटिव मैक्सिमम फ्लक्स है, बस समझ में आ रही। और यहाँ ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, यहाँ नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स है, पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव मैक्सिमम फ्लक्स होगा,
और ये नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स। और हमें पता है माइकल फेराडे साहब ने जो कहा है वो पहली समीकरण जो है किसी कंडक्टर में यदि हम किसी एक कंडक्टर को हम रोटेट कराते हैं तो उसमें ईएमएफ समीकरण जो बनता है ईएमएफ वो आपको बनता है माइनस एन डी फाई बटा में डी टी। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये जो होता है आपका माइनस एन डी फाई बटा में डी टी। इस फाई का मतलब होता है आपका मैक्सिमम फ्लक्स, उत्पन्न फ्लक्स चालक में उत्पन्न फ्लक्स। ये चालक में फ्लक्स के उत्पन्न होने का समय, या फिर इसमें जो हम कंडक्टर को सप्लाई दे रहे हैं वो कितने समय के लिए दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? और यहाँ n का मतलब क्या होता है? n का मतलब है टर्न। टर्नों की संख्या। बात समझ में आ गई? ये किसी एक कंडक्टर, सिर्फ एक टर्न की बात कर रहे हैं। जो हमने एक जो टर्न होता है उस एक टर्न में जो फ्लक्स जनरेट होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है वो इस हिसाब से होता है। ये फ्लक्स जो जनरेट हुआ है, ये टी जो है यहाँ से यहाँ तक आने में जो लगा समय है वही टी। फ्लक्स को जनरेट करने में जो समय लगा है वही टी। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई है बात? अच्छा, अब देखो, अब हमें पता है कि आपके पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स घनत्व एक फ्लक्स आपके पास फाई मैक्सिमम पॉजिटिव का है माइनस ब्रैकेट माइनस फ्लक्स मैक्सिमम नेगेटिव। बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? देखो, दो फ्लक्स घनत्व है आपके पास, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक साइन वेव में आपके पास जो फ्लक्स है एक बार नेगेटिव जाता है और एक बार पॉजिटिव जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? पॉजिटिव और नेगेटिव जाता है तो आपके पास, अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो, ये इसको मल्टीप्लाई किए आपका यहाँ से ये 2 पाई मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में? ये फ्लक्स जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो, ये माइनस को माइनस से गुणा करें तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये फ्लक्स आपके दोनों प्लस दोनों जुड़ जाएंगे तो आपके 2 फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब देखो, इसी समीकरण को आप यहाँ से जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को देखना है तो आपके पास ये n, इस 2 को हम आगे ले जाए तो 2n पाई बटा में t हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, t का मतलब देखो, हमें पता है ये फ्लक्स है, इस पूरी वेव का हाफ t में हुआ है। आपकी जो t है, टोटल टाइम जो है वो आपका ये t है। बात समझ में आ रही? अब देखो, यहाँ से जो ये t है, ये t को आप यहाँ से t हटा के आप यहाँ रखेंगे t बटा में 2, t बटा में 2। तो आपके पास जो फाइनल ईएमएफ जो आप यहाँ से जो आएगा माइनस ये p बटा 2 है, तो ये 2 किसी बट्टे में अगर कोई संख्या है तो वो उलट के वापस ऊपर चली जाती है। तो अब यहाँ पे आपके पास माइनस 4, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई तो 4n पाई मैक्सिमम बटा में। बात क्लियर है? अब देखो, यहाँ से जो आपका t है, हमें आवर्तकाल में पढ़ा है, आवर्तकाल
आवर्तकाल क्या होता है आपका T बराबर में 1/f, यही होता है T बराबर में 1/f। अब यहाँ से जो आपका T है, इस T जो होता है हमेशा ध्यान रखना T आवर्तकाल, मैं यहाँ लिख देता हूँ आवर्तकाल हमेशा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में? ये इसका व्युत्क्रमानुपाती, अगर आप फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो आपका ये घट जाएगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ से इसको जो आपका T बराबर आपका 1/f है, तो इस T की जगह हम क्या लिख देंगे 1/f, 1/f आ गया। अब किसी बटे के बटे में फिर भी बटे में आ गया, तो यहाँ पर जो आपका EMF आएगा, EMF बराबर माइनस 4 n f मैक्सिमम f। ये समझ में आ रही है ना यहाँ तक कैसे है? बात क्लियर है? तो आपके पास जो फाइनल समीकरण अभी तक तो जो आई है इसकी, वो आपकी क्या आई है -4 n फाई मैक्सिमम f। बात क्लियर है यहाँ तक? ये चीज समझ में आई कि f कैसे आया? f क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, प्रतिवर्ती धारा है, फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे भारत की 50 हर्ट्ज है। n क्या है आपका, अब तो पता है कि नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। f और भाई m क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स, जो आपका इस कुंडली में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, या इस कुंडली में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो ये माइनस जो चलता हुआ आ रहा है, इस पे भी ध्यान देना है। अभी ये माइनस जो है, माइनस का जो चिन्ह लग रहा है, ये माइनस का चिन्ह, तो आपके पास फाइनल जो समीकरण जो आई है वो EMF बराबर -4 n फाई m f। ये बात समझ में आई? ये आपका जो माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह हमने पहले बात की थी, जो आपका यहाँ से जो n, ये माइनस का जो चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? लेंज के नियम को। लेंज का नियम क्या कहता है? आप देखना लेंज का नियम क्या कहता है। आपके पास ये जो समीकरण बनी है, ये समीकरण आपकी देखो प्राइमरी के लिए, प्राथमिक वाइंडिंग के लिए, और यही आपके पास इसको वन कर देंगे तो प्राइमरी, और यही EMF 2 कर देंगे तो आपके पास ये 2 1 होगा -4 n2 फाई x f। ये द्वितीयक के लिए। बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं जो आपका माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, वो माइनस का चिन्ह आपको हटाना है। यहां से आप देख रहे हैं माइनस का चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? लेंज के नियम। लेंज का नियम क्या कहता है? जिस कारण से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, वो उसी का क्या करता है? विरोध करता है। अब देखो, जो प्राइमरी वाइंडिंग, इस प्राइमरी वाइंडिंग को हमने सप्लाई दी थी। इस प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देने के बाद इसका जो फ्लक्स जनरेट हुआ है, वो फ्लक्स आपका इस कुंडली से लिंक किया है। बात समझ में? इस कुंडली से जो फ्लक्स लिंक किया है, तो इस कुंडली में भी आपका फ्लक्स जनरेट होने लगा। तो फ्लक्स जब जनरेट होता है, तो ये जो इसका जो फ्लक्स जो जनरेट हुआ है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, वही फ्लक्स ये आने वाले फ्लक्स का विरोध करता है।
किसका विरोध करता है? प्राइमरी के फ्लक्स का, आने वाले फ्लक्स का, जो जिसके कारण उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। जैसे कि आपने मान लो किसी शॉप पे जाके आपने कोई काम किया आपने 2 3 4 साल 5 साल 10 साल किया। जो आपकी दुकान का जो मालिक है आप अब उसका विरोध करने लगेंगे, अब आप खुद का कारोबार डालने लगेंगे, तो आपके और जो मालिक है उन दोनों के बीच में अनबन होगी। तो ये एक दूसरे का विरोध है। ये फ्लक्स उत्पन्न हुआ, हमने इसको सप्लाई दी, इस फ्लक्स इससे लिंक किया, इससे लिंक करते ही इसमें फ्लक्स जनरेट होने लगा। वो जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो फ्लक्स इसी फ्लक्स जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है, जो फ्लक्स जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है वो उसी का विरोध कर रहा है। तो ये आपका लेंज का नियम प्रदर्शित करता है। तो ये लेंज का नियम यहाँ से हट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको माइनस चिन्ह आप लगाओ या न लगाओ, अगर लगा भी है तो ये लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। बातें क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, ये जो आपका समीकरण आया है, ये ईएमएफ आपका, ये आरएमएस ईएमएफ, आरएमएस का मतलब क्या होता है? वर्ग मध्य मूलमान, वर्ग मध्य मूलमान, जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। ये आरएमएस का पूरा नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आरएमएस का पूरा नाम क्या होता है। हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग मध्य मूलमान, इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमने दोनों चीज पढ़ी थी। आरएमएस वैल्यू इस पूरे की वैल्यू थी, एवरेज वैल्यू इस हाफ की वैल्यू थी, या इसकी लो या फिर इसकी मान। एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू हमने दोनों पढ़ा था। आरएमएस का मान आपको पता है, आरएमएस का मान जो होता है 0.707 होता है, एवरेज कितना होता है 0.637 एवरेज होता है। और हमने पढ़ा था जो आपका एवरेज मान और आरएमएस मान का जो रेशियो है, आरएमएस मान और एवरेज मान का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है आपका? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है आरएमएस बटा में एवरेज, यही होता है। अब हमें एवरेज आरएमएस का मान पता है 0.707, एवरेज का मतलब पता है 0.637। इसको जो कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1.11 करके नहीं आपका आरएमएस फैक्टर आता है, आता नहीं आता है? बात क्लियर है? तो यहां से जब आरएमएस फैक्टर जब आपका आएगा तो आपकी जो फाइनल जो वैल्यू अभी मैं लिख रहा हूं, यहां तक तो आपकी ये आरएमएस वैल्यू है, लेकिन इसमें आरएमएस में आपका क्या आएगा? फॉर्म फैक्टर भी अभी इसका मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहां से ईएमएफ, आरएमएस ईएमएफ जो फाइनल जो बनेगा वो आपका 4.4 n phi max f into 1.1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1.1 जो है इनसे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ईएमएफ वो ईएमएफ आरएमएस बराबर में 4.445 मैक्स एफ, ये आपकी समीकरण बन जाएगी। बात क्लियर है? अब जो ट्रांसफार्मर है ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी का जो समीकरण होगा वो भी आपका 4.44 n 5x f होगा। n को प्राइमरी में तो 1 लिखना है, सेकेंडरी में है तो आपका e बराबर होगा आपका 4.44 n to 5x f। फ्रीक्वेंसी आपकी जो प्राइमरी में है वही आपकी सेकेंडरी में होगी। ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर जो करता है सिर्फ क्या करता है आपका
प्राइमरी को सेकेंडरी तक जो वोल्टेज जाती है, जो स्टेप अप करता है स्टेप डाउन करता है, सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करता है, चेंज किसी को नहीं करता। बात समझ में आई? चेंज नहीं करता, किसी को बदलता नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर करता है एक स्थान से दूसरे स्थान का, मतलब एक सर्किट से दूसरे सर्किट। बात समझ में आई? तो ये तो थी आपकी इस ट्रांसफार्मर की फाइनल समीकरण। अब यहां से जो समीकरण, ये चीज समझ में आ गई, जिसको कुछ उतारना है वो उतार, ठीक है।